स्टूडेंट, तो पिछले टॉपिक में हमने वाटर स्कार्सिटी मीन्स पानी की कमी जो दो एस्पेक्ट्स के कारण हो रही थी। सबसे पहले क्वांटिटी के कारण मीन्स पानी किन किन इलाकों में पानी कम होने के कारण वहाँ पे पानी की कमी आ रही थी, और दूसरा एस्पेक्ट था क्वालिटी कि वहाँ पे पानी तो इनफ था लेकिन क्वालिटी सही नहीं होने के कारण लोग जो है पानी की कमी का सामना कर रहे थे। और किस तरह से हम जो है इस पानी को कंजर्व और मैनेज कर सकते हैं थ्रू डैम्स, और डैम्स किस तरह से वर्क करते हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस मीन्स मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं लेकिन इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इस टॉपिक में हम इनको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स और डैम्स को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के ऊपर बांध बांधने से नदियों का जो नेचुरल फ्लो है वो इफ़ेक्ट होता है, जिसपे तल में जो है सेडिमेंटेशन बढ़ने लगती है। मीन जो रिवर जो गाद बहाकर जो सिल्ट बहाकर आती है वो बांध बांधने से वो सिल्ट जो है एक जगह पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिससे जो नीचे का पानी है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। जिससे जो मरीन एनिमल्स हैं जैसे फ़िश है, बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनकी लाइफ जो है इफ़ेक्ट होती है। और अक्सर बांध बांधने से नदियाँ जो है टुकड़ों में बंट जाती हैं, जिससे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनका माइग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, और इसके साथ साथ वो अंडे भी नहीं दे पाते हैं। मीन्स स्पॉनिंग प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाते हैं। रिजर्वायर जो इन फ्लड प्लेन्स पर बनाए जाते हैं पानी में डूबने के कारण कुछ समय के बाद इनमें पाई जाने वाली वेजिटेशन और सॉइल डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की जो फ्लो है वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये सॉइल डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के कारण ही बहुत सारे सोशल मूवमेंट का राइज हुआ है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसके साथ साथ टेहरी आंदोलन आदि जो है प्रमुख हैं। इन प्रोजेक्ट्स के विरोध का मुख्य कारण नदियों के किनारे वाले रहने वाले लोगों का बड़ी संख्या में डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वहाँ पे उन लोगों को जो है इन प्रोजेक्ट्स के लगने के कारण सरकार के आदेश के ऊपर जो है अपनी जो ज़मीन थी, जो अपने घर थे, उनको छोड़कर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन और संसाधनों को छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा ताकि वहाँ पे बांध बनाए जा सकें। इसलिए जो लोकल लोग हैं इन प्रोजेक्ट का उनको कोई लाभ नहीं मिल सका, और इसका सीधा लाभ जो था बड़े लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो शहर थे उनको मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ था, मीन्स एक गैर सरकारी, जिसको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक गैर सरकारी संस्था थी जिसने आदिवासी लोगों, किसानों, एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को सरदार सरोवर डैम के बनने से होने वाले जो डैमेज था उसके बारे में बताया, और इस तरफ से ध्यान आकर्षित किया कि इसके लगने से जब इस एरिया में जो पेड़ हैं वो बाढ़ के पानी से डूब सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है। और रिसेंटली इसने अपना जो टारगेट है वो अपना शिफ्ट कर लिया है उन लोगों की तरफ जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस कर दिए गए थे, मीन जो लोग वहाँ से निकाल दिए गए थे। और सरकार को ये आदेश दिया है कि इन लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, मीन्स इन लोगों को फिर से बसाने के लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटी दी जाए, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स के 30 साल के बाद भी इन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। और अक्सर लोग जो है सरकार को ब्लेम करते हैं कि क्यों उन्हें जो है इस सेक्रीफाइस के लिए चुना गया था, मीन्स उन्हें क्यों जो है टारगेट किया गया था इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इन डैम्स की वजह से होने वाले जो इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ने से क्या क्या चेंजेस आई। सिंचाई की सुविधा बढ़ने के कारण बहुत से रीजन में किसानों ने अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी से, मीन जो पानी के ज़्यादा से ज़्यादा पानी से होने वाली जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको उगाना शुरू कर दिया है, जिससे मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ गई है। मीन जो मिट्टी है वो ज़्यादा, उसमें जो नमक का कंटेंट है बढ़ गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो सोशल डिफरेंसेस जो है पैदा हो गया, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होने से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ रहा है, और बड़े किसान ही इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े किसानों और गरीब किसानों में बहुत ज़्यादा जो सोशल गैप है वो सोशल और जो इकोनॉमिक गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बांधों के कारण कई जगहों पे झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपने हिसाब से पानी का यूज़ चाहते हैं।
गुजरात में साबरमती बेसिन के इलाके के किसानों ने सूखे के समय में शहरी क्षेत्रों में दिए जा रहे पानी का विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया कि शहरी क्षेत्रों की बजाय इसका जो यूज़ है वो उन्हें मिलना चाहिए। और अक्सर स्टेट्स के बीच में भी ये झगड़े देखने को मिलते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के विरोध का कारण इन प्रोजेक्ट्स का पर्पस अचीव नहीं कर पाना, मीन जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए थे उन पर्पस को ये अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये झगड़े अराइज हुए हैं। सही मायने में बांध जो कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन बढ़ने के कारण बाढ़ का कारण बन रहे हैं। ज़्यादातर बड़े बांध जब वर्षा ज़्यादा होती है उस टाइम के ऊपर बाढ़ को कंट्रोल करने में असफल रहे हैं। मीन्स अक्सर जो है बाढ़ के पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से भारी वर्षा के दौरान कई बार जो है पानी छोड़ने से बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और इस फ्लड से मीन्स बाढ़ से लाइफ और प्रॉपर्टी को ही डैमेज नहीं होता है, जबकि इससे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर सॉइल एरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो खेती के लायक नहीं रहती है। सेडिमेंटेशन के बढ़ने से फ्लड प्लेन्स में सिल्ट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो प्रभावित होती है। और इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में ये भी देखने को आया है कि इससे भूकंप, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां और पानी के ज़्यादा प्रयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा विकल्प है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। सोशो इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है कि इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है और चाहे रिच हो या पुअर हो, कोई भी इसे आसानी से इसका यूज़ जो है कर सकता है। एशियन टाइम से ही सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का यूज़ जो है का ट्रेडिशन जो हमारे देश में रहा है। लोग अलग अलग तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करते आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करके, बाढ़ के पानी का यूज़ करके जो है अपनी जो रीजनल नीड है, मीन जो स्थानीय आवश्यकताएं उनको ध्यान में रख कर करते आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पानी को मोड़ने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिन्हें लोकल भाषा में गल्स या कूल्स भी कहा जाता है, ताकि खेती की जा सके। और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ जो है पानी को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ राजस्थान, जहाँ पे अक्सर पानी की कमी रहती है। बंगाल के बाढ़ के मैदानों में पानी के सैलाब में जो ज़्यादातर जो पानी आता है एकदम से, उसका जो यूज़ है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। सूखे और कम सूखे इलाकों में एग्रीकल्चर फील्ड को इस तरह से तैयार किया जाता है कि इससे वर्षा का पानी जमा हो सके, ताकि मिट्टी में जो पानी है वो लंबे समय तक रिटेन रहे और नमी बने रहे। जैसा कि खादिन जैसलमेर में, जोहड़ राजस्थान के दूसरे हिस्सों में इसी तरह की जो खेती है जो की जाती है। तो नेक्स्ट आप इस फिगर में आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है में एक मेन पाइप को जो कि छत से आती है, उसको सीधा जो है हैंड पंप की जो मेन पाइप है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि बारिश का पानी सीधा छत से होता हुआ मेन पाइप के थ्रू जो है पानी की जो हैंडपम्प की पाइप है उसमें आ जाए और सीधे थ्रू जो है इससे होते हुए ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो वाटर टेबल है वहाँ पे चली जाए, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है रिटेन रहे। तो इस तरह से जो है इसको बड़ी अच्छी तरीके से रिचार्ज कर लिया जाता है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में भी जो है पानी का लेवल जो है नीचे नहीं जाता और जो हैंड पंप है वो कंटिन्यूसली पानी देना जारी रखता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ में बहुत ही सक्सेसफुल हो रही है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।